चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। हमें क्या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का मतलब है हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। और x की कितनी वैल्यू फाइंड करना है? 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और 2 वैल्यू फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों वैल्यू का जो सम आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर होता है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? तो आप बोलेंगे 1। देखिए x के बाजू में कुछ नहीं, मतलब 1 है और उसका साइन प्लस है। और उन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि 2 है, मतलब -12 आना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 1 के बराबर आए, और प्रोडक्ट आए कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 2 है, मतलब -12 आए। तो अब आप दिमाग लगा के सोचिए कि ऐसे कौन से दुनिया में दो नंबर हैं जिनका सम करने पर तो 1 आए, लेकिन प्रोडक्ट जब करूँ तो -12 आए। अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो उसका तरीका क्या है कि इस 12 के जो कि प्रोडक्ट आया है, हमेशा प्रोडक्ट को पकड़ना है ना। 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो आप जैसे ही निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। तो कितने नंबर आ गए हमारे पास? 3। इन 3 नंबरों से मुझे 2 नंबर बनाने हैं। कैसे बनाऊंगा? मिक्स करके। मिक्स मतलब 2 नंबरों से 1 बना लूंगा या 3 नंबरों से 1 बना लूंगा। और उनको मिक्स करने का मतलब है उनको मल्टीप्लाई करना। सपोज करिए, है ना, आपके पास कौन कौन से नंबर आए हैं? आपके पास आए हैं 2 2 3 और 1 भी है, ये 1 एंड वाला, इसको भी लिया करें। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों से एक नंबर बना लूं तो आप बोलेंगे 6 बनेगा, और इन दोनों नंबरों से एक नंबर बना लूं तो आप बोलेंगे 2 बनेगा। तो अब आपके पास 2 नंबर होगा, एक 6 और एक 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो आ जाएगा। माइनस पे फोकस मत करिएगा, माइनस तो एंड में कवर अप हो जाता है ना, माइनस पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ 12 ध्यान देना है। अब सम देखिए, 2 और 6 से मैं 1 नहीं बना सकता, किसी तरीके से भी 1 नहीं बनेगा। अगर मैं 6 - 2 भी करता हूं तो भी 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। इसका मतलब है जो मैंने नंबर लिए हैं वो गलत लिए हैं, है ना, गलत नंबर को मिक्स कर दिया। तो फिर क्या करूं? फिर वापस चेक करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्टिंग के दोनों नंबरों से एक नंबर बना रहा हूं। 2 2 से कितना बन गया? 4। और एंड के दो नंबरों से एक नंबर बना रहा हूं, कितना बन गया? 3। इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 12 आ रहा है। माइनस पे तो मैंने बोला ध्यान मत देना, वो एंड में हम बैलेंस कर देते हैं। अब आते हैं 1 बन जाएगा क्या इन दोनों का सम करने पे? बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं प्लस का 4 ले लूंगा और माइनस का 3 ले लूंगा, 4 - 3, तो 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो मेरा फर्स्ट नंबर आ गया है वो आ गया है मेरा +4। फर्स्ट नंबर क्या आ गया? मेरा +4। और सेकंड नंबर जो आ गया वो -3 आया, तभी तो 1 बनेगा, 4 - 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, +4 - 3 -12 आ गया। तो आपने देखा, जैसे मैंने आपको बोला बैलेंस करना, तो बैलेंस ऐसे होते हैं। आपको माइनस पे ध्यान देना ही नहीं है, वो आपके आप बैलेंस हो जाएगा। तो 2 नंबर कौन से आए? +4 और -3, ठीक है। तो +4 और -3 आपके 2 नंबर आ गए। तो फर्स्ट नंबर आ गया आपका +4, सेकंड नंबर आ गया आपका -3। ऐसे बने, इन दोनों से 4, इन दोनों से 3, ठीक है। अब क्या गया? अगर आपको ये 2 नंबर मिल गए हैं तो अब यहां से क्वेश्चन करने की शुरुआत होती है। क्वेश्चन कैसे करना है? सबसे पहले तो 2x x² वाली टर्म को एज इट इज लिख दीजिए, कोई छेड़खानी नहीं। जो मिडिल टर्म रहती है, जिसको x बोला, x वाली जो टर्म रहती है, उसको ना 4 और -3 की मदद से ब्रेक कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे प्लस का 4x माइनस का 3x। तभी तो इस मेथड का नाम रखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। देखो, एक x के 2 टुकड़े कर दिए, +4 -3। हालांकि एक ही होता है x, ये भी सॉल्व करने पे x ही आएगा, लेकिन हमने उसको टुकड़े तो करे दो, ठीक है। अब -6 को एज इट इज उतार दीजिए, 1 में 0 चल ही रहा है। फिर क्या करते हैं हम? इन दो का पेयरिंग करते हैं, इन दोनों की और इन दोनों की। पहली 2 पेयरिंग से क्या कॉमन आ रहा है? वेरिएबल हमेशा कॉमन आएगा, जो कि लिखा होगा x। फिर नंबर के बारे में आते हैं, 2 और 4 में से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा। अब कॉमन ले लीजिए, अगर 2x² में से 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना? x। कॉमन लेकर का मतलब होता है डिवाइड करना। जरिए देखिए, 2x² को 2x से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कटा, x² से x कटा, तो एक x बच गया प्लस का। 4x में से अगर 2x कॉमन लेंगे तो देखो, 4x को 2x से डिवाइड करो तो x से x कैंसिल आउट, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 आ गया। ये पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। फिर सेकंड पेयर से क्या करना? जो यहाँ साइन है वो तो कॉमन लेना ही है। सेकंड पेयर से कभी भी वेरिएबल कॉमन नहीं आता, कभी भी नहीं आता, तो सिर्फ कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट कितना लिखा हुआ है? 3, तो 3 कॉमन ले लेता हूँ।
3 और 6 में से क्या कॉमन आएगा, तो 3 छोटा है तो 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा होता 3, अगर यहाँ 5 लिखा होता तो मैं क्या कॉमन लेता, तो 3 की टेबल में 5 नहीं आता तो मैं 1 कॉमन ले लेता, ठीक है। अगर छोटे नंबर की टेबल में बड़ा नंबर कॉमन आ रहा है तो आप वो छोटा नंबर कॉमन ले लीजिए, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप 1 ले लीजिए, 1 तो कॉमन आता ही है। -3 से डिवाइड करेंगे इसको तो x आ गया, -6 को -3 से डिवाइड करेंगे तो +2 आ गया, कॉमन ले लिया, इक्वल टू में 0 चल ही रहा था। आप देखेंगे अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आ रही है, इसका मतलब है आपने जो नंबर लिए हैं वो सही लिए हैं, आपने जो कॉमन लिया है वो सही लिया है। अगर इन दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज नहीं आ रही है, अगर सिर्फ साइन का भी फर्क है, तो समझ जाना आपने गलती करी कोई और उसे सुधारें। अब पूरी कहानी में से क्या कॉमन ले रहा हूँ, x+2 कॉमन ले रहा हूँ पूरे में से। अगर x+2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3, है ना, इक्वल टू में 0 चल ही रहा था। लोग इसे ऐसे भी बोल देते हैं कि x+2 2 बार आ रहा तो एक बार लिख दो और बची हुई डाटा को अगले ब्रैकेट में लिख दो, कहने का तरीका है, नहीं तो सब सही बोलने का तरीका क्या, कॉमन लेना, कि हमने कॉमन लिया है। अगर कभी भी दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो फर्स्ट ब्रैकेट ने 0 दिया है, x+2 = 0 हुआ होगा, या मतलब और लिखें 2x - 3 = 0 हुआ होगा। नहीं तो कभी 0 आ ही नहीं सकता दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करने पे, या तो फर्स्ट वाले ने 0 दिया या सेकंड वाले ने। अगर फर्स्ट वाले ने 0 दिया तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2। ये आपके आंसर आ गए, ये आ गया क्या आपका आंसर, कि x ये रूट्स, यही रूट्स कहलाएंगे। रूट्स का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब है LHS = RHS आ जाए। तो हमने देखा फैक्टराइजेशन मेथड से 2 रूट्स निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और 2 ही आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, मान लीजिए आपको चेक करना है कि ये जो रूट्स आए हैं वो सही है कि नहीं, तो कोई भी एक रूट्स पकड़ लीजिए। सपोज करिए -2 पकड़ा, -2 को क्वेश्चन में रख दीजिए, हम चेक कर रहे हैं, है ना। -2 को क्वेश्चन में रख दीजिए, 2 -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, ये x की जगह -2 रख दिया और -6, ठीक है, इक्वल टू में 0 चल रहा था। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 × 2 = 8, -2 -6 -8, 8 - 8 0 आ गया, तो 0 = 0, मतलब LHS = RHS आ रही। इसका मतलब है कि -2 ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करा। इसका मतलब है कि -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। रूट्स मतलब x की वैल्यू निकालना, ऐसी वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बस तरीका ये लिखा हुआ है। हमें 2 नंबर पता करने, उनका सम ये आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट ये आना चाहिए। ये कहाँ से आया, कोफिशिएंट ऑफ x से आया। और प्रोडक्ट कैसे बना, 2 चीज़ों के प्रोडक्ट से, किसके, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x²। नंबर कैसे पता करें, प्राइम फैक्टर निकाल के। अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। आपको मालूम है सबसे पहले एलसीएम लीजिए, तो पूरी कहानी को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 8 से ताकि मेरा सिंप्लीफाई हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 8, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है सबको मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 16x², ये बन जाएगा 8x, ठीक है, माइनस का 8x। जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और 0 हो जाएगा। सही है, बस अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी सिंपल हो गई, है ना, इस फॉर्मेट में, क्योंकि इस फॉर्मेट में सॉल्व करना मुश्किल है, इसलिए जो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, या तो एलसीएम ले लो या उस नंबर से पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, एलएचएस में भी आरएचएस में भी, बस आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको 2 नंबर निकालना है, उनका सम कितना आना चाहिए, तो आप बोलोगे सम आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर, जो कि -8 है। और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए 1, मतलब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 16 के बराबर। क्या आप डायरेक्ट सोच पा रहे हो ऐसे 2 नंबर दुनिया में जिनका सम करने पे -4 आए और प्रोडक्ट करने पे 16 आए? नहीं सोच पा रहा है तो प्राइम फैक्टर निकाल लो 16 के, 2 2 जा, है ना, तो यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 2 जा और फिर 2 1 जा, है ना। आप देखोगे अगर मैं स्टार्टिंग के 2 और एंड के 2 से बना लूँ तो इससे 4 बन रहा है, इससे 4 बन रहा है। 4 से -8 बन सकता है, कैसे, दोनों नंबर माइनस में ले लूँगा, -4 -4, पहला नंबर भी -4, दूसरा नंबर भी -4, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 16 भी आ जाएगा। ये आपने डायरेक्ट सोच लिया। अगर आपने ऐसे डायरेक्ट सोच लिया है ना, तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, अब आपको कुछ नहीं करना है ना। चलो, ये नंबर ही फाइंड करना सबसे कठिन काम रहता है। अगर आपने एक बार नंबर फाइंड कर लिया फिर तो आप ये मानिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करना रहता है, फिर पहली टर्म को एज इट इज लिखेंगे, दूसरी टर्म को जो x वाली है उसको इन दोनों नंबर की मदद से ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो -4x प्लस का 1 = 0। फिर हम पेयरिंग करेंगे पहले 2 और आखिरी के 2। पहले 2 से हमेशा वेरिएबल कॉमन आता है और नंबर कॉमन आएगा 4 और 16 में 4,
क्योंकि 4 छोटा नंबर है, 16 बड़ा नंबर है, छोटे नंबर की टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है, इसलिए 4 कॉमन लूँगा। अगर नहीं आ रहा होता तो 1 कॉमन लेता। डिवाइड करेंगे मतलब कॉमन लेंगे तो 4x माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से जो साइन है हमेशा ये कॉमन जरूर लेना है, वेरिएबल कभी कॉमन नहीं आएगा, सेकंड पेयर से कांस्टेंट कॉमन आएगा। तो 4 और 1 में से क्या कॉमन आएगा, तो अगर कभी 1 दिख जाए तो 1 ही कॉमन लो, क्योंकि 1 ही कॉमन आएगा और कुछ नहीं आता अगर 1 दिख जाए तो। -1 कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेने का मतलब है -1 से डिवाइड करना। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये 4x माइनस का 1 बचेगा। सही है ना। फिर दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आ रही है, इसका मतलब मैंने सही करा है, तो वही मैं कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ बचा 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाले ने 0 दिया है या सेकंड वाले ने 0 दिया है। अगर फर्स्ट वाले ने 0 दिया है तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/4, और सेकंड वाले ने 0 दिया है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1/4 आ गई। तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए, 1/4 एंड 1/4 सेम आ गए, यहाँ पे डिफरेंट आए थे, है ना, कोई फर्क नहीं है। प्रोसीजर यही रहता है फैक्टराइजेशन मेथड का। फैक्टराइजेशन मेथड का 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का दूसरा नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्राइटेरिया यही है। ये क्वेश्चन हम पूरा रफ में करते हैं, ये पोर्शन हमें रफ में करना है, ये जो लिखा हुआ है ये रफ वर्क है, फेयर में बस इतना करना रहता है ना। चलिए, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे 2 नंबर बताना है जिनका सम करने पर तो 27 आए और प्रोडक्ट करने पर 182 आए, जो कि हम अभी भी वही कर रहे थे, है ना। लेकिन इसको करने के नाम क्या है, तो स्टार्टिंग कैसे करनी है हमें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। तो लेट फर्स्ट नंबर, 2 नंबर है तो फर्स्ट नंबर भी x, फर्स्ट नंबर को x मान लीजिए। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर भी y नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल में खेलना है हमें, 2 वेरिएबल में नहीं रखने, हमें हमेशा एक ही वेरिएबल रखना है ना, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल। तो फर्स्ट नंबर अगर x है तो जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगा 27 माइनस x। कैसे करा मैंने, अगर 2 नंबरों का सम 27 है, सपोज करिए आपके पास 2 नंबर है उनका सम 10 है, 2 नंबरों का सम 10 है, तो अगर एक x हो जाएगा तो दूसरा क्या होगा 10 माइनस x। अगर 2 नंबर है जिनका सम 10 है, अगर आपके पास एक नंबर 2 आ गया तो दूसरा नंबर कैसे निकालोगे आप, 8 आ जाएगा, आपको मालूम है। तो वो 8 कैसे निकाला, 10 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब सम में से पहले नंबर को सबट्रैक्ट कर दिया, वही तो मैंने यहाँ लिखा है। तो देखो अगर 2 नंबरों का सम 27 है, एक को अगर x मान लिया तो दूसरा नंबर 27 माइनस x हो गया, है ना। चलिए अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182। प्रोडक्ट मतलब x और 27 माइनस x, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 182। मल्टीप्लाई करवाइए, ये बन जाएगा 27x माइनस का x² इक्वल टू 182। फिर हमें x² वाली टर्म पॉजिटिव चाहिए रहती, तो मैं सबको उस साइड लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ जाएगा x², यहाँ माइनस का 27x और प्लस का 182। ये फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसकी मदद से सॉल्व कर लेंगे, फैक्टराइजेशन की मदद से, जो अब भी हमने सीखा, है ना। फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे, x की 2 वैल्यू आएंगी, एक को मैं मना कर दूंगा, फिर भी अब मैं आप बोलोगे तो मैं आपको करके बता देता हूँ। कहाँ कर लें, यहाँ पर कर लेते हैं, x² माइनस का 27x प्लस का 182। जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड सीख चुके हैं। क्या आना चाहिए भैया, दोनों नंबरों का सम, दोनों नंबरों का सम आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर। दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट आने चाहिए कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब 182 के बराबर। हम डायरेक्ट तो नहीं सोच पा रहे, है ना, डायरेक्ट तो हम नहीं सोच पा रहे, तो हम 182 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। करवाइए भाई, 29 1, फिर 3 से काटेंगे, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा डायरेक्ट। 91 7 और 13 की टेबल में आता है, बस याद रखना, है ना, 13। ये तो 4 नंबर बन गए। अब इनसे माइनस का 27 बनाना है, कैसे बनाए भाई, इन दोनों नंबरों का एक नंबर बना ले रहा हूँ, 14 हो गया, और ये 13 हो गया, इन दोनों नंबरों से 13 और 1 से ये 13 बन गया। तो आपके 2 नंबर बन गए। 2 नंबर कौन से बन गए भाई, है ना। तो आप देखेंगे कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x² माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। आपने 2 नंबर बना लिए, एक प्लस का 14 बना लिया, मतलब 14 बनाया, और एक 13, तो माइनस का 14 लिया और माइनस का 13 लिया। क्यों, क्योंकि मुझे सम -27 चाहिए था, तो दोनों माइनस में नहीं, दोनों प्लस में नहीं, दोनों माइनस में लेंगे। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट 182 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो मेरे 2 नंबर हो गए। अब इन 2 नंबरों की मदद से मैं ब्रेक डाउन कर लूँ, है ना, मिडिल टर्म को, तो हो जाएगा माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182। ठीक है,
फिर इसमें से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ जाएगा x माइनस का 14, इसमें से माइनस का 13 कॉमन ले रहा हूँ तो ये भी x माइनस का 14 ही बचेगा। पूरे में से x माइनस 14 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0। सही है, हाँ 13 1 जा 13 5 52 बिल्कुल सही है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब पहले वाले ने 0 दिया है या दूसरे वाले ने 0 दिया है। अगर पहले वाले ने 0 दिया होगा तो x की वैल्यू 13 आएगी, यहाँ x की वैल्यू 14 आएगी। ये मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आप अभी फैक्टराइजेशन मेथड देख चुके हैं तो आपको पूरा क्राइटेरिया पता है, तो हम टाइम बचाएं ना क्योंकि एग्जाम टाइम आने वाला है। तो अगर हम वो चीज़ अच्छे से सीख चुके हैं तो हम यहाँ टाइम बचा लें। मेन क्राइटेरिया क्या था, ये लिखना। तो आपको देखा कि आपने x की दो वैल्यू आ गई, एक 13 आ गई और एक 14 आ गई, है ना। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, तो आपका फर्स्ट नंबर जो हो गया, वो 13 हो गया। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 जो कि 14 हो गया। अगर आप फर्स्ट नंबर को 14 मान लेंगे, है ना, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 13। तो आप देखेंगे पेयर तो हमेशा सेम ही बन रहा है ना। फर्स्ट नंबर 13 14 14 13, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो कल को दो आंसर आए तो दो ही माने जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। देखा आपने, चलो क्या अच्छा था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज़ थी क्योंकि अगर कभी भी सम दे रहे हैं 27, मतलब सम दे रहा है दो नंबरों का, तो पहला नंबर x मानिए, दूसरा नंबर सम में से सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आया उसको सेकंड नंबर मान लीजिए। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x की दो वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे क्वेश्चनों को डायग्राम की मदद से करें। आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड रहती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो कि इस हाइपोटेनियस यहाँ पे 13 दी हुई है तो 13 लिख दी मैंने। इस साइड की लेंथ 13 है। बेस जो उन्होंने बोला है जो एल्टीट्यूड है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन को एल्टीट्यूड, है ना, इसी को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। तो एल्टीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस पे। क्यों, क्योंकि वो 7 सेंटीमीटर बेस से कम है। तो कल को अगर मैंने बेस को 20 बोल दिया तो एल्टीट्यूड 13 हो जाएगा, 20 माइनस 7। अगर मैंने बेस को 10 बोल दिया तो एल्टीट्यूड हो जाएगा 10 माइनस 7 जो कि 3 हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड बेस पे डिपेंड कर रहा है। तो x किसको मानेंगे, बेस को, तो मैंने बेस को x मान लिया, है ना। तो एल्टीट्यूड क्या हो गया, तो आप बोलेंगे एल्टीट्यूड हो गया भैया x माइनस 7। अभी बोलो ना x 7 कम है ना। यूनिट क्या चल रही है इसकी, ये जरूर लिखें नहीं तो एक नंबर कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो आपको पता चला कि एल्टीट्यूड को x क्यों नहीं माना, क्योंकि एल्टीट्यूड बेस पे डिपेंड कर रहा था। तो जिस पे दूसरी चीज डिपेंड कर रही है उसको x मानो, है ना, और उसकी मदद से एल्टीट्यूड निकाल लिया, डायग्राम बन गया। बस इसके बाद आता है क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। ये तो आप लिख ही लेंगे, लेट, है ना, एल्टीट्यूड लेट बेस इक्वल्स टू x, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, है ना। बेस कितना माना, x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, x माइनस का 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस तो मुझे गिवन ही था 13 सेंटीमीटर, ठीक है, बस इतना था। अब हमें लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसा पता चलेगा भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन की शुरुआत समझ में नहीं आती, करना क्या, कुछ तो दिया नहीं है। उनने एक वर्ड दिया है जिस पूरा क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है, वो लिखा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम बनी ही राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तो कल को कभी भी कोई डायरेक्ट नहीं बोलता मैथमेटिक्स में कि पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, वो राइट एंगल ट्रायंगल बोल के निकल जाएंगे। आपको खुद सोचना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल, अरे यार राइट एंगल ट्रायंगल का दूसरा नाम ही पाइथागोरस थ्योरम है, आप ऐसा सोचें, है नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम साथ चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बनी ही राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ही अगर राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड यूज हो गया तो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो आप बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम होती है भैया हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने बोला लगा दो, हाइपोटेनियस मतलब 13 तो 13 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। बेस मतलब कितना x, तो x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब वही एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर बोला जाता है तो x माइनस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर करें। होल स्क्वायर खोलना नहीं आता तो x माइनस 7 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करें, है ना। और अगर आता है तो देखो पहले वाले का स्क्वायर करो, दूसरे वाले का स्क्वायर करो,
फिर माइनस का 2ab कर दो, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 14x। इस तरीके से करते हैं। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर हो गया 2x², है ना, माइनस का 14x एज इट इज। अब 49 यहाँ पे था, इसको भी इसी साइड बुला लिया, माइनस के 169 को। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड पोजीशन पे 0 होना चाहिए, मतलब एक साइड 0 होना चाहिए, सारा डाटा एक साइड होना चाहिए। जरा देखेंगे तो ये कितना लिखा है 2x², है ना, माइनस का 14x, और ये कितना हो गया 169 में से ये हो गया 0, माइनस का आंसर आएगा 0 और 12, ये आ गया 12। ठीक है, मुझे चाहिए जगह 2x² माइनस का 14x माइनस का 120। ठीक है, 2x² माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0 चल रहा है। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चेक कर लो जरा, 2x² माइनस 14x माइनस 120, 2x² माइनस 14x माइनस 120। सबसे पहले याद रखिए, अगर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन ले लीजिए। तो मैं दिख रहा है मुझे कि 2 सब सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कर दो, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटी हो जाती है। सभी होने चाहिए, लेकिन सभी हो रहा है तो 2 से डिवाइड करोगे तो x² माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। मुझे कौन से दो नंबर चाहिए जिनका सम करने पे कितना आए, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब -7 आए, और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, उन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ x मतलब -7। क्या आप डायरेक्ट सोच पा रहे हैं दुनिया में ऐसे दो नंबर जिनका सम करने पर तो -7 आए लेकिन प्रोडक्ट करने पर 60 आए बिना प्राइम फैक्टर निकाले? तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है, क्या है, अगर मैं पहले नंबर को -12 मान लूँ, दूसरे नंबर को 5 मान लूँ प्लस का, तो -12 इंटू 5 60 होता है और सम करने पे -7 होता है। इसका मतलब है कि वो मेरे दो नंबर कौन से हो गए, -12 और प्लस का 5। इसके बाद आप इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें। मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, प्लस का 12x नहीं माइनस का 12 माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की आदत हो गई होगी, समझ में आने लगी होंगी, आप जल्दी कर लेंगे। पहले में से x कॉमन लेंगे तो -12 बचेगा, प्लस में से 5 कॉमन लेंगे -12 बचेगा। मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, आपको मालूम है ना कि आप स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन हमने बहुत स्लो करे और आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। दो पेयर करें हमने इन दोनों का और कॉमन ले रहा है, ठीक है, और सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम टाइम बचा रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी करना है। एग्जाम टाइम भी चल रहा है ना, तो कम टाइम में हमें ज़्यादा चीज़ें करनी। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, या तो पहले ब्रैकेट ने 0 दिया होगा, इसका मतलब x की वैल्यू 12 रही होगी, या दूसरे ब्रैकेट ने 0 दिया होगा तो x की वैल्यू -5 रही होगी, है ना। दो वैल्यू आ गई 12 और -5। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो x किसको माना था आपने, बेस को। बेस क्या है, एक साइड है, तो -5 नहीं हो सकता, तो -5 को मैंने निगलेटेड कर दिया। निगलेट क्यों निगलेट करा, रीजन क्या लिखोगे, आप बोलोगे भैया रीजन भी तो बताओ, तो रीजन लिखेंगे बिकॉज लेंथ ऑफ साइड, क्योंकि बेस साइड है और उसकी लेंथ निकाल रहे हैं हम, तो लेंथ ऑफ साइड कांट बी नेगेटिव। जो लेंथ ऑफ साइड रहती है वो नेगेटिव नहीं होती, हो सकती साइड। आप भाई आप डिस्टेंस से आप मीटर में नापोगे ना, मैं यहाँ से 50 मीटर चला, मैं यहाँ से -50 मीटर थोड़ी होता है। ये जो डंडा है इसकी लेंथ 20 मीटर है ना, ये पेन है इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, -20 सेंटीमीटर थोड़ी बोलूँगा मैं, तो लेंथ हमेशा ना पॉजिटिव होती है। तो नेगलेटेड अगर लिख दोगे तो काम बन जाएगा, लेकिन ये रीजन आपके लिए है। तो आपका आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू 12। अगर आपकी x की वैल्यू 12 आ गई है तो इसका मतलब है कि आपने बेस को x माना था, तो ये 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये 12 आया है तो ये कितना हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड 12 - 7 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब है ये 12 सेंटीमीटर आया है और ये आपका 12 - 1 7 सेंटीमीटर आया है, और ये 13 सेंटीमीटर दिया ही हुआ था। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन बहुत IMP माना जाता है क्योंकि लोगों को इसकी शुरुआत समझ में नहीं आती है ना। सबसे पहले x बेस को ही क्यों माना, क्योंकि एल्टीट्यूड बेस पर डिपेंड कर रहा था, उससे 7 कम था। अगर इसको x मानूंगा तो वो अपने आप x - 7 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, उनने हमें कुछ नहीं दिया था। और इसके बाद सॉल्व करना है और आंसर लाना है। और आपने इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज़ देखी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की तो हमेशा दो वैल्यू आएंगी, तो कई बार दोनों वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, क्योंकि आंसर तो सेम आ रहा था दोनों से। और कई बार हम एक वैल्यू को हटा देंगे, है ना, वो क्वेश्चन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला कि साइड है तो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर बताना है। रूट्स का नेचर हम किसकी मदद से बताते हैं, डी की मदद से। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट,
फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जरा इस क्वेश्चन में बी बताइए कितना है, तो आप बोलेंगे बी मतलब होता है भैया, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है ए, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो होता है बी, कोफिशिएंट साइन के साथ बताइएगा, और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ एक्स नहीं है वो है सी। तो 5 तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए मतलब 2, सी मतलब 5, ये हो गया 9, ये हो गया 5 × 10 और माइनस का 40, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 31। तो आपका डी कैसा आया, तो आप बोलेंगे डी नेगेटिव आया, डी नेगेटिव आया मतलब डी लेस देन 0 आया। अगर कभी भी डी लेस देन 0 आए तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। 3 होते हैं डी की वैल्यू पर डिपेंड करने के लिए, है ना, मैं बता देता हूं आपको। है ना, मैं आपको बताऊं तो आपको मालूम है डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 आया है या डी लेस देन 0 आया होगा या डी 0 आया होगा, 3 ही केस पॉसिबल है। अगर डी ग्रेटर देन 0 आया है तो इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिफरेंट भी लिख सकते हो, अलग अलग। याद है जब हमने पहला क्वेश्चन करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दोनों के आंसर अलग अलग आए थे, तो वो उसका डी हमें निकालोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर डी लेस देन 0 आ जाए तो बोल देना नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होगा, जो भी रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी कब पढ़ोगे आप, वो आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपको बस इतना है कि इमेजिनरी के बारे में पता होना चाहिए। अगर डी 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन करा था, देखिए बताऊं आपको, देखो जो पहला क्वेश्चन करा था, देखो दोनों रूट्स अलग अलग आए, इनको बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल नंबर है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग आ रहे हैं। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकालोगे ना, पक्का ग्रेटर देन 0 आएगा। जब आप इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो आप देखो डी दोनों के सेम आए, मतलब रूट सेम आए, 1/4 1/4, तो इनको बोलते हैं रूट्स आर रियल, रियल तो है और इक्वल आया। तो इस केस में अगर आप डी निकालोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो वो 0 आएगा, ठीक है। और तीसरे में हमने जो अभी पढ़ा डी नेगेटिव आ रहा था, ठीक है, डी नेगेटिव, तो याद रखिएगा डी हम डी की मदद से बताते हैं, तो रूट्स आर नॉट रियल, क्यों, क्योंकि डी नेगेटिव आया। इस क्वेश्चन पे निकालते हैं, तो ए बताइए, तो आप बोलेंगे a3 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 4√3 साइन के साथ ले, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म 4। मैंने डी निकाला, डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू है माइनस का 4√3, तो पूरे का स्क्वायर माइनस का 4, ए मतलब 3, सी मतलब 4। सॉल्व करिए, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस का 4 3 12, 4 48, और ये भी 48 लिखा है, तो 48 माइनस 48 0 आ गया, तो डी 0 आ गया। अगर आपको डी 0 आ गया तो आप क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। 2 रूट्स आएंगे, रियल नंबर होंगे और सेम आएंगे, इक्वल मतलब सेम। तो आपने देखा नेचर ऑफ रूट्स किसकी मदद से बताया जाता है, डी की मदद से। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आईएमपी सवाल, और ये पक्का आपको या तो ऑब्जेक्टिव में दिखेगा या मेन क्वेश्चन में दिखेगा 101%। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, उनके दोनों रूट्स इक्वल हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत समझ में नहीं आती, करना क्या है भाई, ठीक है, तब ये वाली लाइन पढ़ना कि उनके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, लिखा है ना 2 इक्वल रूट्स, और अब भी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो, इक्वल रूट्स का मतलब होता है डी 0 आएगा, तो इसका मतलब है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उसको 0 के सामने बिठाना है। तो हमें पता है रूट्स आर रियल, तो ए की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट के, और कांस्टेंट टर्म क्या है 3। हमें पता है रूट्स इक्वल है, क्योंकि रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है तो डी कितना आएगा, 0, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी की वैल्यू मतलब के स्क्वायर माइनस का 4ac मतलब 4 × 2 × 3, ये 3 है ना, इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं के स्क्वायर माइनस, सॉल्व करें तो के स्क्वायर माइनस 824 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आ गए 24।
अब मुझे के की वैल्यू निकालना है तो मैं स्क्वायर रूट लूंगा, तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे तो रूट लगेगा, लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर रूट में प्लस माइनस जरूर आता है। क्यों प्लस माइनस आता है? लोग नहीं लगाते, सिर्फ √24 लिख के निकल जाते हैं। आपको दिख रहा है पावर के की पावर कितनी है 2, तो आप बोलोगे 2 पावर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इसके 2 रूट्स आने चाहिए, तो एक प्लस में आता है एक माइनस में, इसलिए प्लस माइनस लगाया जाता है। और 24 यहाँ आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन और सॉल्व करना है तो 24 को आप रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24 होता है ना। 24 को कैसे रूट के बाहर निकालेंगे, देखो 2 12 आ गया, 6 आ गया, 2 3 3 1, मतलब 2√6 लिख सकते हो, तो प्लस माइनस का 2√6 है ना, 2√6 लिख सकते हो। ये आपका आंसर आ गया। क्या करा, सिर्फ डी पे ध्यान दिया, डी 0 रखा, अपने आप पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं, डी 0 रखा आंसर आ गया। बस ये वाली स्टेप बहुत अच्छी थी, प्लस माइनस जरूर लगाना। स्टार लगा दे रहा हूँ, लोग नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं लगाते, भूल जाते है ना। याद रखने का तरीका पावर 2 है, के की 2 वैल्यू आएंगी, अगर रूट ने प्लस माइनस नहीं लगाया तो एक ही वैल्यू आई, ठीक है ना। अब इसमें कैसे करें, तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 = 0। जरा ए बताओ, तो आप बोलोगे ए मतलब k, बी मतलब माइनस का 2k और सी मतलब 6। ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x² के बाजू वाला नंबर, के मतलब बी मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x के बाजू में, तो x के बाजू में -2k लिखा है, और सी मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। डी निकालते हैं, डी आ गया b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है -2k का स्क्वायर माइनस का 4 × k × 6। सॉल्व करा तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस 4 2 का 4 और ये k², ये हो गया 24 माइनस का 24k इक्वल है ना, और इक्वल टू में 0 चल ही रहा है। 0 क्यों चल रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला रूट्स इक्वल है, नहीं तो ये क्वेश्चन में अगर आपको ये बात नहीं पता चली ना रूट्स इक्वल है, डी 0 रखना, तो आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। आप सोचोगे करना क्या है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं कर सकते, तो इस लाइन पे ध्यान देना है। अगर वो एक चीज मिस कर रहा है ना, मतलब छुपा रहे हैं आपसे, के की वैल्यू छुपा ली, तो कुछ ना कुछ आपको देंगे, तभी तो आप वैल्यू निकालोगे। तो उन्होंने दिया था रूट्स इक्वल है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बोलोगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए ना भाई 3 टर्म होनी चाहिए, यहाँ तो 2 ही टर्म है, तो क्या करें, तो कुछ नहीं डायरेक्ट कॉमन ले लो, कभी भी 2 टर्म आए डायरेक्ट कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है भैया, के तो आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 4k कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा आपका k बच जाएगा और माइनस का 6 बच जाएगा। अब देखो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब है या तो फर्स्ट वाले ने 0 दिया है, मतलब 4k = 0, तो k की वैल्यू भी 0 आ गई, तो ये का आंसर आ गया। या तो सेकंड ब्रैकेट ने 0 दिया है, मतलब k - 6 = 0, तो k की वैल्यू आपकी 6 आ गई। तो आपने देखा k की 2 वैल्यू आई, एक 0 आई एक 6 आई, यहाँ पे भी k की 2 वैल्यू आई, एक प्लस का 2√6 एक माइनस का 2√6। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने क्या सीखा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें अगर 2 ही टर्म है तो कॉमन ले लो, फिर फैक्टराइजेशन मेथड काम का नहीं रहता, फैक्टराइजेशन मेथड 3 टर्म में लगता है। और मेरे 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन कराना है। छोटा सा चैप्टर है, आपको लग रहा होगा आपने 5 क्वेश्चन करे, नहीं, आपने 5 टाइप करे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपने कर लिया, इसका मतलब है कि कैसा भी फैक्टराइजेशन मेथड आए सब में सेम प्रोसीजर लगना है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो हर बार आपको डी 0 ही रखना है और सॉल्व करना है, तो आपने टाइप करा है, क्वेश्चन नहीं करे हैं। और यही बहुत छोटा क्वेश्चन है, चैप्टर है, बहुत आसान आता है ना। अच्छे से करना है ना, और प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।